नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जिसके दाग से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। राजनीतिक नाकामी की खींच ऐसी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को जेल में तब्दील कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों को तार तार कर दिया गया। प्रेस पर पहरा बिठा दिया गया और लोगों की आवाज को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई गई। लोकतंत्र के साथ खुलकर खिलवाड़ किया गया। इंदिरा इमरजेंसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। और अखंडता का राग राजनैतिक शिकस्त का जवाब। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। संवैधानिक व्यवस्था बना मजाक। रच गए आधी रात को साजिश। जबरन थोपा गया आपातकाल। तारीख पर पोत दी गई कालिख। इतिहास का काला अध्याय। पच्चीस जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीतिक शिकस्त को पचा नहीं पाई। प्रधानमंत्री की कुर्सी का मोह छोड़ नहीं पा रही थी और 6 साल के लिए उनके हाथ बंद गए थे। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहकर चापलूसों की फेहरिस्त में सबसे करीबी बन चुके डीके बरुआ प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को समझाया और पासा पलट गया। देश को आपातकाल में धकेलने का निर्णय हो गया और रातों रात उस पर मोहर लगवा दी गई। तारीख 25 जून, वक्त रात के 11:45। साल 1975। देश भर में लोग गहरी नींद में थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नींद उड़ी हुई थी। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करें या क्या ना करें। हाई लेवल मीटिंग चली। इंदिरा गांधी के सबसे बड़े सिपह सालार माने जाने वाले डीके बरुआ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, लेकिन संजय गांधी को यह बात मंजूर नहीं थी। मीटिंग से बुलाकर संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को गुरु मंत्र दिया कि एक बार कुर्सी खिसकी नहीं कि फिर उस पर काबिज होना मुश्किल हो जाएगा। इंदिरा गांधी को यह सलाह जच गई और निर्णय हो गया। आपातकाल आधी रात को ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल पर मोहर लगवा ली गई। 26 जून 1975 सुबह सवेरे देश ने रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना। संदेश कुछ इस तरह का था: भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर थोपा गया ये आपातकाल का मतलब पहली बार लोगों को समझ में आया और इस नई व्यवस्था में सब कुछ बदल गया। मीडिया के दफ्तरों की बत्ती गुल कर दी गई। लोगों के सभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी तरह के प्रदर्शनों पर रोक लग गई।
संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ था। भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। आपातकाल से पहले देश का राजनीतिक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। इंदिरा गांधी की मजबूत छवि थी और वो गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी पहचान भी बना चुकी थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिली थी और खुद इंदिरा गांधी भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत चुकी थी, मगर उनकी जीत को उनके प्रतिद्वंदी नेता राजनारायण ने फीकी कर दी। यहीं से राजनीतिक माहौल बदलना शुरू हो गया। देश का राजनीतिक माहौल 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म होने और प्रिवी पर्स यानी राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की की थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही है। मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज्यादा सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनी गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कंटेस्टेंट राज नारायण को हराया था। राज नारायण यूपी के वाराणसी के समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसीलिए वो कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। साल 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर यहीं से शुरू होता है। देश आज आपातकाल की जो 50वीं वर्षगांठ है, जिस आपातकाल को देश में कांग्रेस ने थोपा था, उस कांग्रेस को प्रायश्चित करने का आज का दिन है। और आपातकाल के खिलाफ देश ने लड़ाई लड़ी और आपातकाल को कांग्रेस को उस समय हटाना पड़ा था, लेकिन जो आंदोलन का हिस्सा थे आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। वो अभी आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें। 25 जून को याद करके हम सब सिहर उठते हैं। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया था और वो संविधान को पूरी तरह से धूल धूसरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। देश आज भी उस समय की घटनाओं को याद करके सिहर उठता था। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, देश की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया गया था। हम आज सब ऐसे दिवस को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश आज काला दिवस के रूप में मना रहा है। कांग्रेस ने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। कांग्रेस ने हमारे फंडामेंटल राइट्स का कर्टेलमेंट किया। सबसे पहले 49वां वर्ष है और ये इतिहास का काला दिवस है, इसलिए क्योंकि संविधान को खत्म करने का काम, मौलिक अधिकारों को खत्म करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में, उत्तर प्रदेश में इसको काला दिवस के नाम से मना रही है। लोकतंत्र इतना मजबूत है, लेकिन लोकतंत्र पर पहला प्रहार या काला दिन है वो प्रधानमंत्री जी ठीक कर रहे हैं। 25 जून 1975 को जब मैं 14 साल का था, आपातकाल लगाया था। DIR और मीसा में जयप्रकाश नारायण से लेके अटल जी से लेके अडवाणी जी से लेके कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर के सुंदर सिंह भंडारी से लेके सभी लोगों को, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, रघु ठाकुर, सभी लोगों को
जेल भेजा था। जो संविधान की प्रतियां लेके सभा में जा रहे थे, उन्हीं की दादी ने पहला हमला संविधान पे किया था, बल्कि कुचल दिया था। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, आपकी प्रेस पर सेंसरशिप लग गई थी। कांग्रेस अपनी जीत का जश्न तो मना रही थी, मगर देश भर में पार्टी के खिलाफ और खासकर इंदिरा गांधी को लेकर विरोधी स्वर मुखर होने लगे थे। छात्र आंदोलन पर उतर आए। छात्रों के आंदोलन की जयप्रकाश नारायण ने अगुवाई की और उनके समर्थन में भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी खींच गईं। अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी आंच से डरकर इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया। जयप्रकाश नारायण की भूमिका। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा बुलंद किया था। मुझे दुष्यंत का शेर याद आ रहा है, जो आपातकाल पे लिखा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये भी मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है तो इंदिरा गांधी जी आलोचना मानते हुए जेल भेज देंगे। हमारे इलाके का एक तांगे वाला बड़ा मस्त आदमी था, उसने कहा चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, और उसको जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव उस मंच पर रहते थे जिसमें संविधान की प्रति लेकर के राहुल गांधी रहते थे, वो स्वयं भी रहते थे। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी जसवंत नगर से उस समय विधायक थे और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उनको 19 महीने जेल रखा था। मनु शर्मा जी ने लिखा था, ये सब उस समय की साहित्य जो चोरी छुपे लिखा गया था कि मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज़ पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। वो पन्ने इंदिरा गांधी जी ने संविधान के फाड़ के फेंक दिए थे। 25 जून याद रखना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ करने लायक नहीं। जमाने के बेहतरीन 19 महीने जिन लोगों ने गुजारे हैं वो दिन कभी नहीं वापस आ सकते हैं। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस समय तानाशाही की पराकाष्ठा थी। आपातकाल का मकसद विरोध को कुचलना था, आंदोलन का गला घोटना था और नागरिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन करना था। आपातकाल के साथ ही कांग्रेस की दमनकारी नीति शुरू हो गई और देखते ही देखते आला नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया। दमनकारी नीति पर अमल। 25 जून 1975 को दिल्ली में हुई विराट रैली में जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना के जवानों से आग्रह किया कि शासकों के असंवैधानिक आदेश न माने। तब जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह ऐसा कानून था जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर को भी जेल भेज दिया गया, जो इंदिरा कांग्रेस की कार्यकारिणी के सिलेक्टेड मेंबर्स थे। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवाकर अज्ञात स्थानों पर रखा गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कदम उठाया। मीडिया को एक विशेष आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश किया गया, जिसके तहत प्रकाशन के पूर्व सभी समाचारों और लेखों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता था। मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी जब लागू किया गया था उस टाइम मेरे पिताजी भी उस टाइम जेल में थे। मुझे लगता है कि ये भारतीय संविधान के ऊपर बहुत काला धब्बा था, उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। ये जब डिसीजन लिया गया था तो वो भारत के संविधान के प्रति बहुत अन्यायकारक था। मुझे लगता है कि इसकी वजह से बहुत लोगों को सफर होना पड़ा है। इंदिरा गांधी से राजनारायण कई बार चुनाव हार चुके थे, मगर 71 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए राजनारायण कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहां भी इंदिरा गांधी को राहत नहीं मिली। राजनीतिक शिकस्त के बदले आपातकाल। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगन मोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके मुकाबले हारे और श्रीमती गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया था।
राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए जरूरी है। 25 जून 1975 आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाया गया था, जो 21 महीने तक चला था। और जब आपातकाल देश में लगाया गया था तो उसमें फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस पर दस्तखत किया था। और इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी के नाम से विख्यात थी, वो उस समय प्रधानमंत्री थी। इस फैसले के बाद ही अब इंदिरा गांधी की घोर उपेक्षा हुई, घोर निंदा हुई, जिसके बाद 77 के बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद इसको आपातकाल का बड़ा आंदोलन भी कहते हैं। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां आपातकाल को अपने अपने तरीके से याद करती है। बीजेपी इस दिन को एक काला दिवस के रूप में मनाती है और पिछले 10 साल में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और कांग्रेस की नीतियों का खुल्लम-खुल्ला विरोध किया जाता है। और आज इसी दिन बीजेपी ने फैसला किया है कि आपातकाल के याद में देश के कोने कोने में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज के दिन संगोष्ठी में भाग लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपातकाल को याद करना क्यों जरूरी है और कांग्रेस की नीतियों की घोर आलोचना करना क्यों जरूरी है। बीजेपी ये भी चाहती है कि आज के दिन को याद करके युवाओं को ये बताया जाए कि आपातकाल इसी कांग्रेस ने लगाया था, जो अभी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पिछले 10 साल से आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। लिहाजा बीजेपी इस दिन को जोर शोर से बखूबी भुनाना चाहती है और इसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रमों का आज आयोजन भी किया गया, जिसमें जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने भाग लिया। कई तरह के कार्यक्रम प्रदेशों में भी किए गए हैं। तो देश पर आपातकाल थोपकर इंदिरा गांधी ने लोगों को जो जख्म दिया, उसका बहुत बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। 2 वर्ष की दमनकारी नीति की वजह से कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक गई। जिस कुर्सी के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपी थी, वही उनके लिए काल बन गया और देश में 30 वर्ष के बाद पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। बदली राजनीतिक तस्वीर। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया, जो जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार 5 महीने ही चल सकी। उनके नाम पर कभी भी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ, इसकी जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं एक बात बताना भूल गया। मीडिया को रोकने के हर तरीके के प्रयास तो हुए, लेकिन जर्नलिस्टों को भी जेल में डाला गया, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। और मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, आजकल ये नेता बड़े संविधान की कॉपी लेकर के फिरते हैं, इनको इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है। इनको चाहिए कि जाएं राजघाट पर और देश से जाकर के माफी मांगे महात्मा गांधी की समाधि पर, और देश से माफी मांगे जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा और देश को रोकने का प्रयास। ये जो आज का दिन है, ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच कर करके उछाल रहे हैं। तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई, उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया, और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। जिन्होंने संविधान की हत्या की, इमरजेंसी लगा के, आज ही के दिन मीसा लगा के, वो लोग कल संविधान की किताबें लिए संसद के बाहर नारे लगाते दिखे। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया, वो निंदनीय कृत्य थे, लेकिन वही संविधान की किताब हाथ में ली है। संविधान की पुस्तक का, बाबा साहब की पुस्तक का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इतनी सम्मानित चीज, देश के संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे हो। अरे कैसे कांग्रेस के लोग।
तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कांग्रेस को महंगा साबित हुआ। कांग्रेस से लोगों का भरोसा कम हुआ और कई राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। देश के मतदाताओं ने कांग्रेस को ये जता दिया कि अगर व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपातकाल के बाद देश के राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह से बदल गए और कांग्रेस का दबदबा राज्यों में कम होता चला गया। कांग्रेस को मिला मुंहतोड़ जवाब। देश पर थोपा गया आपातकाल कांग्रेस के लिए काल साबित हुआ। लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की वजह से कांग्रेस से लोगों का मोहभंग हो गया। इंदिरा गांधी के लिए कांग्रेस की साख को बचाना मुश्किल हो गया। आपातकाल के बाद के चुनाव में कांग्रेस को इस बात का एहसास करा दिया कि देश के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिलती चली गई। लोगों का उन पर भरोसा कम हुआ और ये देश में नई राजनीतिक व्यवस्था को कायम करने वाला साबित हुआ। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी सीट नहीं मिली। जनता पार्टी ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए जिससे देश में फिर आपातकाल ही ना लग पाए। इसके बाद देश में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। कांग्रेस की देखा देखी परिवारवाद करीब करीब सभी दलों में पहुंच गया। 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। लोग अपने मतों के जरिए उसका जवाब दे ही देते हैं। इंदिरा गांधी का निर्णय लोगों को पसंद नहीं आया और देश को आपातकाल में धकेलने की वजह से कांग्रेस कहीं की नहीं रही। आपातकाल पर इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।